दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट अब्दुल्ला आजम की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला हाईकोर्ट गए थे, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में शिवपाल यादव ने दावा किया कि यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। उन्होंने इस दौरान सपा और रालोद में सब ठीक बताया और जातीय जनगणना की मांग की है। निकाय चुनाव में जीत का दावा यहां पर किया गया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की तरफ से निकाय चुनाव में सपा को बड़ी जीत मिलेगी। शिवपाल यादव ये कहते हुए नजर आए। एबीपी गंगा से खास बातचीत उन्होंने की है और इस दौरान कहा कि निकाय चुनाव में सपा की जीत जरूर होगी। शिवपाल यादव ये कहते हुए यहां पर नजर आए हैं। तो मैं और अखिलेश दोनों मिलकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं, शिवपाल यादव ने कहा है कि सब कुछ ठीक चल रखा है। जब उनसे पूछा गया सपा के अंदर जिस तरीके से अभी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, तो उसको लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि सपा में रालोद में सब कुछ ठीक है और जातीय जनगणना की मांग को भी इस दौरान शिवपाल यादव ने दोहराया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज हमारे साथ हैं। मैं इनसे जानता हूं जिस तरह से निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी की हुई है, किस तरह से चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आगे तैयारी करने जा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव चुनाव प्रचार में अब एक साथ दिखाई देंगे। देखिए, निकाय चुनाव अब डिक्लेयर हो रहे हैं, प्रत्याशी भी डिक्लेयर होने वाले हैं, तो हम दोनों लोग मिल करके इस चुनाव में प्रचार करेंगे और अपने जितने भी प्रत्याशी हैं वो जीते। और ये हम सब अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील भी करेंगे, जनता से भी अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें जिताएं। जिस तरह से पार्टी में असंतोष है, कुछ जो कार्यकर्ता हैं आपके जो टिकट के दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिल पाया, जो आपके भी अपने थे वो नहीं टिकट पा पाए हैं, तो उस पर क्या मतलब पार्टी किस तरह से देखती है, चूँकि अब जो लोग नहीं पा पाए? नहीं, देखिए, सबको टिकट मिला है। जितने भी जीतने वाले प्रत्याशी थे तो उनको सबको टिकट मिला है और हम सब लोग संतुष्ट हैं। अब बस केवल यही करना है कि जितने को भी टिकट मिला है वो सब जीते। ये हम लोग मिल करके चर्चा ये भी थी कि शिवपाल जी के कुछ जो करीबी हैं वो इस बार टिकट नहीं पा पाए हैं, इससे शिवपाल यादव नाराज़ हैं। नहीं, हम पूरी तरह से जितने भी प्रत्याशियों को टिकट मिला है संतुष्ट हैं और हम लोग मिल करके सभी जितने भी लोगों प्रत्याशियों को टिकट मिला है उनको सबको जिताएंगे। अच्छा, चुनाव प्रचार में जब आप और अखिलेश यादव जी एक साथ होंगे तो किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की है, कहाँ कैसे रूट मैप बनाया गया? अब वो तो पार्टी बनाएगी रूट, और जहाँ जहाँ पार्टी भेजेगी हम जाएंगे। अच्छा, वहाँ जाएंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अतीक का जो घटना हुई हत्या वाली, उस पर किस तरह से एक पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, इंटेलिजेंस की पूरी तरह से फेलियर है और पुलिस की पूरी तरह से विफलता। अगर पुलिस की कस्टडी में इस तरीके से हत्याएँ होने लगेंगी तो फिर अदालतों का क्या काम है, कानून व्यवस्था फिर कहाँ बचा है जी। तो पूरी तरह से ये सरकार की विफलता थी। अच्छा, इस चुनाव को, निकाय चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। 2024 का चुनाव सामने है। सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे, तो उसको लेकर आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारा संगठन इसमें काम करेगा और पूरी तरह से हम अपील करेंगे कि सब लोग मिल करके समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उन्हें सब जिताएं। जाति जनगणना को लेकर आवाज़ पूरे देश से उठ रही है, राहुल गांधी ने भी उठाई। समाजवादी पार्टी किस तरह से इस जाति जनगणना को देखती है? देखिए, राहुल गांधी जी ने भी आवाज़ उठाई कि हम दिल्ली में जातीय गणना कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जाएँ। सही बात कही है हमारी।
और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखिए केवल अखिलेश ही जनगणना कराने का काम करेंगे। जी जी, पहले तो हम लोग भी आपकी मुँह से ही सुन चुके हैं, आप लोग इस चीज़ को बड़े संजीदगी से उठाते थे जातीय जनगणना। तो क्या एक ऐसी पहल होगी समाजवादी पार्टी की, आपकी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, किस तरह से पहल रहने वाली? देखिए, हम समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से पहल होगी और ये भी निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जातीय गणना अखिलेश ही करा पाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले ही एक बड़ा बयान सतपाल मलिक का भी आया। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। किस तरह से आप देखते हैं और इसको पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, सतपाल मलिक बड़े लीडर रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने लोकदल में काम किया है, नेताजी के बहुत नज़दीक भी रहे हैं। अब वो वहाँ के गवर्नर थे और वहाँ की जो भी स्थितियाँ थीं, परिस्थिति थीं, जब गवर्नर थे तो वो समझ रहे होंगे वहाँ की। तो वहाँ पर देखिए क्या मतलब उन्होंने कहा, क्या नहीं कहा, तो वो ही समझते थे। मतलब तो ये जो आवाज़ उठाई थी कि देखिए, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पुलवामा हमला हुआ, कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में आया, तो किस तरह से अब चुनाव 24 का सामने है केंद्र का? देखिए, वो वहाँ की परिस्थितियाँ समझते होंगे जब गवर्नर थे। तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते हैं, वो देखिए सुरक्षा का मामला था। जी जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अब भली भांत वो ही समझते होंगे, उन्हीं से सही जानकारी तो वो ही दे सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से आरएलडी अपना प्रत्याशी को कुछ अपने सीधे सीधे उतार रही है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का जहाँ प्रत्याशी घोषित हो गया, तो उसको किस तरह से कैसे क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, हम राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का सब कुछ ठीक चल रहा है। और वैसे तो प्रयास तो यही है कि उनके भी प्रत्याशी जीतें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी जीतें, तो मिलकर के काम कर रहे हैं। निकाय चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी और बिल्कुल इस स्थानीय निकाय के चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से टक्कर देने का काम करेगी। तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी एक बड़ा निकाय चुनाव को जीत के साथ मतलब एक बड़ी जीत के साथ जीतेगी। जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो पूरी हवा ही बदल जाएगी। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। रुक करते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। रामपुर की स्वार सीट उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वार सीट से आजम परिवार नहीं लड़ेगा चुनाव, आजम परिवार का कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। आजम परिवार ने पार्टी हाईकमान पर यह फैसला छोड़ दिया है। स्वार सीट उपचुनाव से दूर रहेगा आजम खान का परिवार। अब तक सपा ने स्वार सीट से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, अभी तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। स्वार सीट पर नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। ऐसे में इस बीच ये बड़ी खबर है, आजम परिवार ने पार्टी हाईकमान पर यह फैसला छोड़ दिया है और इससे दूरी बना ली है। आजम परिवार से कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। सूत्र ये जानकारी कहां दे रखे हैं, तो रामपुर की स्वार सीट उपचुनाव को लेकर ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। अभी तक सस्पेंस ये बरकरार है कि समाजवादी पार्टी यहां से किसे उम्मीदवार बनाती है, किसे मैदान में उतारती है। अभी तक किसी भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। स्वार सीट पर नामांकन करने का आज आखिरी दिन है। और इस खबर पर अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी अधिक जानकारी देंगे। अनुभव, स्वार सीट से अभी तक कोई भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने उतारा नहीं है, ना किसी के नाम का ऐलान किया गया है। ये सस्पेंस कब तक रहने वाला है, कब खुलेगा? देखिए, ये सस्पेंस कितनी देर तक रखा जाएगा, क्योंकि आज ही नामांकन का आखिरी दिन है और कुछ ही घंटे बचे हैं नामांकन के लिए। तो ऐसे में स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, नामांकन कौन करेगा, कुछ भी अभी जानकारी नहीं है। हो सकता है पार्टी में इंटरनल पता हो कि किसको नामांकन करना है, लेकिन आज ही तक का समय है, नामांकन का आज आखिरी दिन है। और ऐसे में जब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि आजम खान के परिवार से कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा, तो शायद अब पार्टी ये तय कर रही हो कि किसे वहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाए जिसको कि कहीं ना कहीं आजम खान का भी समर्थन रहे और वो पार्टी का कैंडिडेट भी हो।
तो ये इन सारी चीज़ों पर शायद मंथन चल रहा है। अभी तक तो शायद अखिलेश यादव वेट कर रहे थे कि आजम खां जो नाम भेजेंगे उसी पर मुहर लग जाएगी और फिर उसे ही चुनाव में उतार दिया जाएगा इस बाई इलेक्शन में। लेकिन जब आजम खां के खेमे से ये खबर आ रही है कि वो किसी को अपने परिवार से नहीं उतारेंगे और वो इस पूरे चुनाव से शायद एक तरीके से अगर हम देखें तो अलग हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी को ये तय करना है कि वहाँ किसे चुनाव लड़ाया जाए, वो पार्टी का वर्कर भी और साथ ही साथ आजम खां उसके समर्थन में भी रहे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि जब लोकसभा के उपचुनाव हुए तब भी हमने देखा कि आजम खां के परिवार से कोई भी वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा। फिर जब खुद आजम खां की सीट रिक्त हुई तो वहाँ पर भी आजम खां के परिवार से कोई भी चुनाव मैदान में नहीं उतरा। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों ही जो टिकट दिए गए थे वो आजम खां के कहने पर ही दिए गए थे, जो दोनों कैंडिडेट आए थे। पर सवाल आज के लिए है कि अभी तक क्या बातचीत नहीं हो पाई। आजम खां हालांकि बीमार भी हैं, दिल्ली में एडमिट हैं, वो वहाँ पर पार्टी के कुछ नेता उनसे मिलने भी गए थे, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उनसे बातचीत नहीं हो पाई हो कि किसे लड़ाया जाए, कैसे लड़ाया जाए, इसलिए। लेकिन हमने जब लेकिन अब समय बेहद कम बचा है समाजवादी पार्टी के पास, बहुत जल्द ही उन्हें नाम का ऐलान करना होगा, सस्पेंस खोलना होगा। आप नजर बना के रखिएगा। अनुभव, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच आगे करते हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच जारी है। एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है, ये बड़ी खबर है। कॉल्विन अस्पताल के पास टीम पहुंची है। वारदात का रिक्रिएशन यहां पर टीम कर सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। पूछताछ इधर तीनों शूटर से लगातार जारी है और इस बीच एसआईटी की टीम अब घटनास्थल पर पहुंची है, वहां जहां पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहां पर अब एसआईटी की टीम पहुंची है घटनास्थल का जायजा लेने के लिए, मुआयना करने के लिए। कॉल्विन अस्पताल के पास टीम पहुंची है और वारदात को रिक्रिएट यहां पर कर सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच लगातार जारी है। तीनों शूटर से लगातार पूछताछ टीम कर रही है, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि जो जवाब अभी तक दिए जा रहे हैं शूटर्स की तरफ से वो असंतोषजनक है। एसआईटी की टीम अब लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है, घटनास्थल पर पहुंची है। यहां पर पहुंच करके पूरे घटनाक्रम का मुआयना किया जाएगा, रिक्रिएट भी कर सकती है, ये भी जानकारी मिल पा रही है। कॉल्विन अस्पताल के पास जहां पर ये पूरी घटना 15 अप्रैल की रात को घटी थी, पुलिस की मौजूदगी में 30 शूटर्स पहुंचते हैं और उस वक्त जब अतीक अहमद को, उसके भाई अशरफ अहमद को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, इस वारदात को अंजाम दिया गया 3 शूटर्स की तरफ से जो पत्रकार बनकर वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में उसी दिन उन तीनों शूटर्स ने सरेंडर कर दिया था खुद को। अब इस पूरे मामले में उन तीनों शूटर्स से एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस खबर के साथ। मोइन, क्योंकि एसआईटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और अब खबर है कि घटनास्थल पर टीम पहुंच चुकी है, वहां से आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या तस्वीर है इस वक्त? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस मामले में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर द्वारा जो 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी, उस एसआईटी ने पिछले 2 दिनों में डॉक्यूमेंट जुटाए थे, एफआईआर की कॉपी जुटाई थी और आज पहली बार जो एसआईटी की टीम है वो मौके वारदात यानी जो घटना स्थल था कॉल्विन हॉस्पिटल, वहां पर पहुंची थी। टीम के जो तीनों सदस्य हैं उसमें से जो एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र है वो हैं, इसके साथ साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र तिवारी और साथ ही साथ जो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश हैं, ये तीनों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त गेट पर ही मौजूद हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं वो देख रहे हैं। जो तीनों सदस्य हैं एसआईटी के, इसके साथ साथ कुछ अन्य पुलिस अधिकारी भी हैं और जो पूरे लोग यहाँ पर हैं वो उस घटना स्थल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरफ से हत्यारे आए हुए थे, किस तरीके से उन्होंने रेकी की होगी, किस तरीके से उन्होंने जो है वो पूरा जो है वारदात को अंजाम दिया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो मौका है, मौके का मुआयना कर रहे हैं। और आज ही आपको बता दें कि जो न्यायिक आयोग बना हुआ है 3 सदस्यीय, वो न्यायिक आयोग भी अब से कुछ देर के बाद प्रयागराज पहुंच रहा है और बहुत मुमकिन है कि जो न्यायिक आयोग है वो न्यायिक आयोग जो है वो आज घटनास्थल पर पहुंच सकता है, मौके का मुआयना कर सकता है। हालांकि अभी तक हमारे पास जो जानकारी है कि जो न्यायिक आयोग के तीनों सदस्य हैं वो अभी तक प्रयागराज पहुंचे ही नहीं है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर उनके प्रयागराज पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि जो एसआईटी की टीम थी वो अब अपने वाहनों पर बैठ गई है और वाहनों पर बैठकर कहीं जाने की तैयारी में है। तो बहुत मुमकिन है कि वो एक बार रिहर्सल करने आई हुई हो, मौके वारदात को देखने के लिए आई हो,
कि अब से कुछ देर के बाद जब न्यायिक आयोग के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको ला करके किस तरीके से घटनास्थल को दिखाना है, किस तरीके से बताना है और जिस तरीके से देखिए बिल्कुल बिल्कुल मोहिनी, यहाँ पे एसआईटी की टीम लगातार जुटी हुई है इस पूरे मामले के जांच में, ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे तीनों शूटर्स का मकसद क्या था, मोटिव क्या था। बहुत शुक्रिया मोहिनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।